पिछले पार्ट में आपने जाना कि खालिस्तान का जन्म कैसे हुआ था और इस पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार। कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसने चलाया बाद में वो ही उसी के कारण मरा, और आखिर कैसे अगर इंदिरा गांधी ना होती तो पंजाब आज हमारे देश का हिस्सा नहीं होता। और देखिए कैसे इंदिरा गांधी के मरने के बाद चला था देश में सिखों का भयंकर। चलिए शुरू करते हैं हमारा न्यू वीडियो। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 4 जून 1984। इंदिरा गांधी के पास तब के पंजाब सीएम का अचानक से फोन आता है। नमस्ते मैडम, पंजाब में उग्रवादी देश पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। मैडम अब आप ही कुछ कर सकती हैं, नहीं तो पंजाब देश से टूटकर अलग हो जाएगा। इस पर इंदिरा गांधी गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार को फौरन पीएमओ में उपस्थित होने का ऑर्डर देती हैं। कुछ ही समय बाद लेफ्टिनेंट कुलदीप सिंह बरार पीएमओ आते हैं और इंदिरा गांधी कुलदीप से कहती हैं, कुलदीप अब इन खालिस्तानियों ने हद पार कर दी है, अब ये देश तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। मैं तुम्हें इन खालिस्तानियों पर हमला करने का ऑर्डर देती हूँ। पर मैडम हमें खालिस्तानियों के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो क्या सोचते हैं, उनके पास कितने हथियार हैं, उनके पास कितने सैनिक हैं और उन्हें फंडिंग कौन कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पता। इस पर इंदिरा गांधी मुस्कुराती हैं और लेटर भेजती हैं उस समय के खतरनाक जासूस अजीत डोभाल को। अजीत डोभाल भागते हुए पीएमओ आते हैं। इंदिरा गांधी अजीत से कहती हैं, अजीत मैं तुम्हें 2 दिन का समय देती हूँ, तुम्हें खालिस्तानियों की पूरी जानकारी पता करनी है। अजीत जी मैडम। अजीत डोभाल 5 जून की ही शाम को एक भिखारी का बेच धरकर पहुँच जाते हैं स्वर्ण मंदिर। तभी अंदर से एक खालिस्तानी सैनिक निकलता है। अजीत उस सैनिक को कुछ इशारे करते हैं जिससे कि वो सैनिक अजीत के पास आता है। अजीत डोभाल उस खालिस्तानी से कहते हैं, मैं ISI एजेंट मोहम्मद सलमान हूँ। हमें सूचना मिली है कि आप लोग पंजाब को तोड़कर एक खालिस्तान नाम का देश बना रहे हैं। हमें इससे खुशी है और हम और हमारी पाकिस्तानी सेना आपको पूर्ण समर्थन देगी। जिस पर खालिस्तानी आतंकी खुश हो जाता है और वो कहता है, अरे जनाब आप तो हमारे मेहमान हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ हमने भारत को तोड़ने के लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है। इस पर अजीत मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं स्वर्ण मंदिर के अंदर। अजीत इस समय खालिस्तानियों की व्यवस्था देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर आ जाता है खालिस्तानी नायक भिंडरावाले। वो अजीत से पूछता है, जनाब अगर आप ISI एजेंट हैं तो ISI ने एक कोड भेजा होगा, अब वो कोड बताइए। अब इस समय पर अजीत कश्मकश में पड़ जाते हैं क्योंकि अगर अब वो कोड नहीं बता पाएंगे तो खालिस्तानियों के द्वारा मारे जाते हैं, और इस कारण से अजीत इस समय पर चुप हो जाते हैं। तभी दूसरी ओर से गोलियां चलने की आवाज़ें आती हैं। वाली दूसरी ओर मुँह करता है, तभी अजीत स्वर्ण मंदिर की पहली मंजिल से कूदकर दूसरी तरफ भाग जाते हैं। खालिस्तानी चीफ को समझने में देर नहीं लगती कि ये भारतीय जासूस है और वह फौरन अजीत पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। किस्मत अजीत की थी कि थोड़ी दूरी पर वो जा चुके थे और उन्हें गोलियां नहीं लगती हैं, और वह फौरन पंजाब सेक्रेटरी के विमान से दिल्ली पहुंच जाते हैं और सीधे पीएमओ में ऑफिस में बैठी इंदिरा गांधी के पास जाते हैं। इंदिरा गांधी लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार के साथ मीटिंग कर रही थी। तभी इंदिरा गांधी कहती हैं, आ गए अजीत, तो बताओ इन खालिस्तानियों ने भारत को तोड़ने की क्या साजिश रची है। अजीत कहते हैं, मैडम स्वर्ण मंदिर के अंदर 4000 हथियारबंद सैनिक हैं, उनके पास 1000 मशीन गन, 50 रॉकेट लॉन्चर, 1000 AK-46 और 80 SUM राइफल्स हैं। शाबाश अजीत, मुझे तुम पर गर्व है। आगे की जिम्मेदारी तुम पर है कुलदीप। इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक हल्की सी मुस्कान के साथ इस मीटिंग का अंत होता है। दूसरे दिन तारीख थी 6 जून 1984। कुलदीप सिंह बरार करीब 10,000 भारतीय सैनिकों के साथ स्वर्ण मंदिर को घेर लेते हैं और भिंडरावाले को आत्मसमर्पण करने की बोल देते हैं, और वो इसे नहीं मानता। तभी ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व पैराशूट रेजिमेंट के जनरल सुंदर जी और जनरल दयाल जी कर रहे थे। तीनों की कोशिश थी कि इस पूरी मुहिम को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाए, इसलिए उन्होंने 10 बजे के आसपास स्वर्ण मंदिर पर हमला बोल दिया। अकाल तख्त की ओर सैनिक बढ़ने लगे। तभी उन पर दोनों तरफ से ऑटोमेटिक हथियारों से गोलीबारी शुरू होने लगी। इस हमले में कई कमांडो मारे गए।
कमांडो की मदद करने आए लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खान के नेतृत्व में 10वीं बटालियन के गार्ड्स ने दोनों तरफ के मशीन गनों के ठिकाने को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन फिर से गोलीबारी शुरू होने लगी। भिंडरावाली की प्लानिंग और किलेबंदी इतनी मजबूत थी कि सेना को उससे पार पाना मुश्किल होने लगा। अलगाववादी जमीन के नीचे मैनहोल से निकलकर मशीन गन से फायर कर रहे थे। जनरल बरार ने आर्म्ड पर्सनल कैरियर के इस्तेमाल का फैसला किया, लेकिन जैसे ही अकाल तख्त की ओर बढ़ने लगा, इसे रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया। टैंक से अकाल तख्त के ऊपर वाले हिस्से पर कम से कम 80 गोले दागे गए, जिससे लोग बाहर निकलने लगे और फायरिंग भी बंद हो जाती है। जवानों ने अंदर जाकर तलाशी ली तो भिंडरावाली के चीथड़े उड़ चुके थे। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के करीब 83 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि 249 घायल हुए। इसके अलावा 493 खालिस्तानी लोगों की मौत हो चुकी थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और इस ऑपरेशन से सिख समुदाय के लोग बहुत गुस्से में आ चुके थे। अब समय था बचे हुए खालिस्तानियों द्वारा सरकार से बदला लेने का। ऑपरेशन ब्लू स्टार के करीब 4 महीने बाद 1 अक्टूबर को ऑपरेशन लीडर कुलदीप सिंह बरार अपने परिवार के साथ मनाली घूमने गए हुए थे। 3 अक्टूबर 1984 को जब ही वो अपने होटल से बाहर निकलते हैं, तभी 4 से खालिस्तानी आते हैं और कुलदीप पर 10 राउंड गोलियां फायर करते हैं, जिससे कुलदीप की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब यह खबर इंदिरा जी के पास जब पहुंचती है तो वह बहुत ही दुखी हो जाती हैं। उनके सुरक्षा सेक्रेटरी मनोज दयाल उनके सुरक्षा बलों में से सिख सैनिकों को हटाने की बात कहते हैं, पर इंदिरा गांधी उन्हें यह करने से मना कर देती हैं। अंततः 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के सिख सैनिक उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं और कुछ घंटे बाद इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश में शुरू होते हैं भयंकर सिख विरोधी दंगे। इंदिरा गांधी के सपोर्टर सिखों को उनके घरों में से निकालकर जिंदा जलाने लगते हैं। सिखों को बीच चौराहे पर मारा जाने लगा। इन दंगों की वजह से करीब 8000 सिखों की मौत हो जाती है। चलिए अब जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की भूमिका। अगर यह ऑपरेशन सही समय पर नहीं किया जाता तो हालत इतने नाजुक हो चुके थे कि भिंडरावाली और उसके सैनिकों का प्लान था कि 10 जून 1984 को पंजाब के बॉर्डर के हिस्से से भारतीय सैनिकों को मारकर बॉर्डर में से पाकिस्तानी सेना को बुलाकर पंजाब को स्वतंत्र कर दिया जाए। और उस समय अगर हमारी सेना कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उस समय तक 50% पंजाबी लोग खालिस्तानी समर्थक थे, और अगर ऐसे में पाकिस्तानी सेना हमला कर देती तो पंजाब का अलग होना लगभग तय था। इसीलिए हमें इंदिरा जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाए और आज पंजाब हमारा है, और उन्हें ऐसे ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता। अब आगे के पार्ट में हम जानेंगे कि जो वर्तमान खालिस्तान की मांग उठ रही है उसको कैसे दबाया जा सकता है। आगे के पार्ट आने का इंतजार ऐसे ही करते रहें, और अगर आप ये वीडियो 4 दिन के बाद देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पहुंच चुकी होगी, क्लिक करके देख लीजिए।